Don't forget to like the video and subscribe. Thank you, I appreciate you. I am Dr. Ashwin Gabani. I am a practicing urologist at Gabani Kidney Hospital, Surat. I am practicing here since more than 20 years. Today I'll talk to you about the incontinence of the urine, which is a very common problem. Every person wants he should be dry, but the incontinence is such a social stigma. If patient has incontinence of the urine, which will affect his quality of life, there will be bad smell also. No, the person who is sitting besides him. Now, incontinence of the urine. For normal micturition to occur, the bladder has two functions. एक तो ऐसा होता है कि जब यूरिन फील हो जाए, आई विल स्पीक इन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अंडरस्टैंड. जब यूरिन फील होता है तो ब्लेडर शुड एक्सपांड, इट शुड अलाउ द यूरिन टू कम इनसाइड. सो जब यूरिन की थैली में भर रहा है तो ब्लेडर का प्रेशर लो होता है और ब्लेडर एक्सपांड हो जाता है. जब यूरिन पास होने लगता है तो ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन होता है और नीचे का जो यूरेथ्रा और नीचे की नली है वो एक्सपांड होती है. सो दिस शुड बी देयर शुड बी a coordination between these two function for normal micturition to occur. इनकंटिनेंस मतलब यूरिन लीक होना, वो तीन तरह के होते हैं. एक तो जो ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, मतलब कोई पेशेंट को यूरिन रुक गया है और उसके बाद जो इनकंटिनेंस होता है, जैसे आपने 1 लीटर का बॉटल लिया और उसमें 1 लीटर वाटर डाल दिया, उसके बाद अगर हम ज़्यादा वाटर डालेंगे तो वो ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाएगा. इसी तरह ओवरफ्लो इनकंटिनेंस मतलब पेशेंट को यूरिन रुक गया है और जो किडनी में से यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो नीचे से ब्लेडर में से ओवरफ्लो होके कंटिन्यूस ड्रिप 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 निकल जाएगा. तो उसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले कैथेटर रख के वो रिटेंशन है जो यूरिन रुक गया है वो बंद करना पड़ेगा. दूसरा है स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस. स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस विच इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम which occurs more frequently in female. मिडिल एज फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है. स्ट्रेस मतलब किसी भी तरह से अगर एब्डोमेन, पेट का प्रेशर बढ़ता है, जैसे हम छींक खाते हैं, खांसी करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा कोई भी एक्टिविटी है जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मतलब पेट का दबाव बढ़ता है तो यूरिन वफ करके निकल जाता है. जैसे बलून में से जैसे एयर निकलता है, ऐसे पेशेंट छींक खाए, खांसी खाए तो यूरिन निकल के थोड़ा फ्यू ड्रॉप्स, समटाइम्स स्मॉल मोर क्वांटिटी यूरिन passes, which is called stress urinary incontinence. Third common incontinence is urge incontinence. Urge means नॉर्मली यूरिन पेशेंट को लीक नहीं होता है, पर जब उसको यूरिन लगे तो वो बाथरूम तक नहीं पहुंच सकता. इतनी ज़ोर से लगती है कि टॉयलेट तक पहुंचने से पहले रास्ते में 5% यूरिन लीक हो जाता है. दैट इज कॉल्ड अर्ज इनकंटिनेंस. सो 3 कॉमन इनकंटिनेंस इज ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, बीच में यूरिन रुक के बाद में लीक हो जाता है. सेकंड इज स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, जिसमें एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ने से यूरिन लीक होता है. और थर्ड इज ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, मतलब कि जो यूरिन अर्ज इनकंटिनेंस मतलब पेशेंट कैन नॉट रीच अप टू द टॉयलेट. उसमें उसको ज़्यादा डिज़ायर हो जाती है और वी कैन नॉट कंट्रोल हिज डिज़ायर. Other less common incontinence are functional incontinence. Some patient has psychological incontinence, which may sometimes it occurs. And third is anatomical incontinence, like some patient has some abnormal tract, जैसे ब्लेडर का नॉर्मल ट्रैक यूरेथ्रा से बाहर आता है, उसकी जगह कहीं एबनॉर्मल ट्रैक हो गया है. जैसे कोई पेशेंट को कभी हिस्टेरेक्टोमी, फीमेल पेशेंट में ऑपरेशन के बाद कभी फिस्चुला हो जाता है, कोई पेशेंट को कैंसर की वजह से फिस्चुला हो जाता है. ऐसे एबनॉर्मल जगह से यूरिन आने लगता है, नॉर्मल जगह से नहीं पर कंटिन्यूस एबनॉर्मल जगह से आता है. और कोई चाइल्ड को जन्म से कंजेनाइटल एनोमली होती है, उसमें भी यूरिन एबनॉर्मल जगह से कंटिन्यूस आ रहा है.
विच आर द रिस्क फैक्टर, जैसे यूरिनरी इनकंटिनेंस सबसे कॉमन है, वो स्ट्रेस एंड अर्ज इनकंटिनेंस कॉमन है। फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, जैसे एज बढ़ती है, मिडल एज या ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है। जो मल्टीपेरस वुमन है, जिसको 2 से ज़्यादा से प्रेगनेंसी हुई है, उसमें प्रेगनेंसी के बाद अगर एक्सरसाइज कम किया होता है तो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से स्ट्रेस इनकंटिनेंस होता है। फिर स्मोकिंग इज ए रिस्क फैक्टर, अगर हैवी वेट है, ओबेसिटी है, वो भी रिस्क फैक्टर है। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है जिसको, उसको भी यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकता है। किसी पेशेंट को कोई ऐसा डिसीज है जिससे कफ उधरस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अस्थमा है, उससे भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस ज़्यादा रहता है। हम इनकंटिनेंस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद उसका हिस्ट्री, फिर अल्ट्रासाउंड, कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज सोनोग्राफी, जिसमें उसका सोनोग्राफी फुल ब्लीडर के साथ और खाली ब्लीडर के साथ होता है। फिर पोस्ट वाइड रेसिडियो उसमें देखते हैं। कभी पेशेंट डिटरमाइन नहीं करता है कि कितना है, तो उसको हम पैड टेस्ट देते हैं, पैड रख के पैड कितना सॉइल होता है उसकी बाद डायग्नोस होता है। फिर ब्लेडर डायरी देते हैं काफ़ी पेशेंट को, 3 डेज ब्लेडर डायरी जो पेशेंट घर पे कर सकते हैं, उसमें एवरी आवर में कितना वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक है, कितना यूरिन पास पेशेंट करता है और लीक कितनी बार होता है, उससे उसका एक तो पैटर्न पता चलता है। और काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी भी पीते हैं, कोई पेशेंट 5 लीटर 7 लीटर 8 लीटर भी पानी पीता है, तो उसको भी पता चल जाएगा कि कैसे होता है। फिर जैसे हम अदर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मिस्ट्यूरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, जिसमें डाई डाल के पेशेंट का एक्सरे लिया जाता है कॉन्ट्रास्ट के साथ। देन यूरोडायनेमिक टेस्ट में ब्लेडर का फंक्शन और मसल का फंक्शन पैटर्न पता चलता है। लास्ट इज सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, जैसे सिस्टोस्कोपी में कोई एबनॉर्मल है कहीं पे ट्रैक, तो वो भी पता चल जाता है, ब्लेडर का कैपेसिटी पता चलता है। हम ट्रीटमेंट के बारे में आते हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूरिनरी इनकंटिनेंस ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे काफ़ी पेशेंट ऐसा लगता है कि ये कॉमन है, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए, कोई शाय की वजह से नहीं जा रहा है, कोई ऐसे ही समझ लेता है कि ओल्ड एज जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा बहुत सबको ऐसा हो जाता है। इट इज़ लाइक एन आइसबर्ग डिसीज, जैसे आइसबर्ग का टॉप हमको सिर्फ थोड़ा ही दिख रहा है, पूरा आइसबर्ग तो समुद्र के नीचे रहता है। ऐसे सोसाइटी में जो इनकंटिनेंस के पेशेंट है वो 5 to 10% ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो सबको पहले तो जिसको तकलीफ है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सिर्फ ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन से ही उसको पता चल जाएगा। देन सब बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। पहले तो हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करते हैं, पेशेंट को पानी कम लेना चाहिए, जैसे का मैंने बताया कि कभी पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, 1-1 घंटे में 3-3 ग्लास पानी पी जाते हैं, उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जिसको रात में बहुत ज़्यादा यूरिन जा रहे हैं जो पेशेंट, उसको नाइट में शाम को 7 बजे के बाद फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। बियर अल्कोहल अगर ले रहे हैं वो तो अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा कैफीन अवॉइड करना चाहिए। फीमेल पेशेंट जो जॉब कर रही है, वो पेशेंट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो जो जॉब की जगह जो टॉयलेट है उधर नहीं जा रही है, तो वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक टॉयलेट नहीं जाएगी, तो उसको भी ब्लैडर काफ़ी फुल रहता है। तो यूरिन शुड पास मोर फ्रिक्वेंटली, और जब जाए तो पूरा शांति से ब्लैडर खाली करके बाहर आना चाहिए। अगर कोई पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस करना चाहिए। फिर जो भी एक्टिविटीज़ है जिससे यूरिनरी इनकंटिनेंस बढ़ रहा है, जैसे जंपिंग है, रनिंग है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो बंद कर एक्टिविटी होल्ड करनी चाहिए। देन कीगल एक्सरसाइज करके है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, कीगल एक्सरसाइज के काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप कीगल एक्सरसाइज दिन में 2 बार 20 टाइम्स मॉर्निंग 20 टाइम्स इवनिंग में करेंगे, तो काफ़ी पेशेंट को उसी से भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस कम हो जाएगा।
फिर हम मेडिसिन देते हैं, जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर है जिसमें पेशेंट को बहुत फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है। काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू द कॉमन प्लेसेस, लाइक पब्लिक प्लेसेस में वो जाने से अवॉइड करते हैं। जैसे कि हम मॉल है, थिएटर है, उसमें वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको हर 15 मिनट में यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को एंटी मस्कारिनिक्स जो ड्रग्स है, जो ऑक्सीब्यूटिनिन है, टॉल्टेरिडिन है, डेरिफिनासिन, सॉलिफिनासिन है, फिर ट्रोस्पियम है, बीटा एड्रिनर्जिक ड्रग, मीराबेग्रोन, ये सब ड्रग्स लेने से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उनको फ्रीक्वेंसी जो है एवरी 15 मिनट्स में वो 1.5 घंटा या 2 घंटे का टाइम हो जाएगा, और जो लीक होता है वो भी बंद हो जाएगा। तो एंटी मस्कारिनिक मेडिसिन लेने से ओवर एक्टिव ब्लैडर का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्यूशन हो जाता है। कोई पेशेंट को रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जिसको एंटी मस्कारिनिक ड्रग्स से नहीं अच्छा होता है, उसको इंट्रावसाइकल बोटॉक्स इंजेक्शन देने से भी ब्लैडर जो कैपेसिटी स्मॉल है वो बढ़ जाती है, उसको भी अच्छा होता है। ओनली लेस देन 1% पेशेंट ओवर एक्टिव ब्लैडर रहते हैं जिसको कोई भी मेडिसिन काम नहीं दे रहा है, उसको ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी या काम सिस्टोप्लास्टी जैसे सर्जरी से अच्छा हो जाता है। फिर दूसरा जो मैंने बताया वो ओवरफ्लो इनकन्टीनेंस। अगर ओवरफ्लो इनकन्टीनेंस है तो उसके लिए हमें पेशेंट को ओवरफ्लो इनकन्टीनेंस का कॉज ट्रीट करना पड़ेगा। अगर मेल में प्रोस्टेट या स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा है, नली छोटी हो गई है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फीमेल में नली सिकुड़ गई है तो उसका ऑपरेशन करके हम ओवरफ्लो ट्रीट हो सकता है, अगर नीचे का रेजिस्टेंस चला जाएगा तो। फिर आएगा स्ट्रेस यूरिनरी इनकन्टीनेंस। मैंने जैसे बताया कि स्ट्रेस में, जैसे मैं अपनी सोसाइटी में भी कभी मेरे फ्रेंड्स में बात कर रहा हूँ तो उनकी मिसेस में भी 10 में से एक को ऐसा प्रॉब्लम होता है, जैसे उधरस खाए, छींक खाए तो यूरिन लीक हो जाता है। वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसके लिए सबसे पहले तो कीगल एक्सरसाइज जो दिन में 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा शाम करने से अच्छा हो जाता है। दूसरा जो मेडिसिन है उसमें ड्यूलोक्सिटिन मेडिसिन है या अल्फा एड्रिनर्जिक मेडिसिन थोड़ा हेल्प करती है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा, जैसे डेली यूरिन लीक हो जाता है कफ से, कपड़े बिगड़ते हैं, स्मेल आती है, ऐसे पेशेंट को स्लिंग सर्जरी आती है, जिसमें एक छोटा सा टेप यूरेथ्रा के नीचे रख के यूरेथ्रा को सपोर्ट देते देते 15 मिनट की सर्जरी है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो उससे स्ट्रेस यूरिनरी इनकन्टीनेंस भी अच्छा हो जाता है। फिर मैंने जो बताया एनाटॉमिकल इनकन्टीनेंस, जैसे फिस्टुला है पेशेंट को, किसी को पोस्ट हिस्टेक्टोमी है, कोई सर्जरी के बाद हुई है या कैंसर से हुई है, या कंजेनाइटल है, उसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं काम दे सकती है, उसके लिए हमें सर्जरी ही एडवाइस करना पड़ता है, और सर्जरी के उस अच्छा हो जाता है। थैंक्स फ्रेंड फॉर हियरिंग मी। नाउ देर आर सम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। एक पूनम ने पूछा है, इन यंग एजिंग टू यूरिनरी टूथ एंड नाइम। अगर कोई पेशेंट यंग है, वो दो नाइट में 2 से 3 दफ़ा जाता है और ओवर एक्टिव है, उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर सिर्फ नाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो मैंने पहले भी बताया है कि नाइट फ्रीक्वेंसी में आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। अगर शाम के बाद कैफीन या अल्कोहल या बियर लेते हैं तो वो बंद करवा दीजिए। शाम को 7 बजे के बाद वाटर इनटेक कम करवा दीजिए। कोई ऐसा मेडिसिन है जिससे यूरिन प्रोडक्शन रात में ज़्यादा होता है तो उसका डोज हम चेंज कर सकते हैं, वो मॉर्निंग में ले सकते हैं। सिर्फ नाइट फ्रीक्वेंसी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतना करने से काफ़ी पेशेंट को अच्छा हो जाता है। अगर इससे अच्छा नहीं हुआ तो एंटी मस्कारिनिक जो दवाइयाँ है, टॉल्टेरिडिन, डेरिफिनासिन, सॉलिफिनासिन, ऑक्सीबिटिनिन या अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो मीराबेग्रोन, इससे उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। फिर ये पूछा है कि डज ड्रिंकिंग मोर वाटर हेल्प इनकन्टीनेंस? नहीं, इनकन्टीनेंस में पेशेंट को यूरिन पानी कम पीना चाहिए। फिर काव्या शर्मा ने पूछा, आर दिस एक्सरसाइज कैन स्ट्रेंथन पेलिक फ्लोर मसल टू हेल्प इन इनकन्टीनेंस? हाँ,
ये एक्सरसाइज ही स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस के 50% पेशेंट को अच्छा कर देती है। फिर एक दूसरा पोस्ट पेशेंट क्वेश्चन है, इज दिट हेरिडिटरी? यूजुअली दिस इज नॉट हेरिडिटरी। हाँ, फिर ये रानी कुमारी ने पूछा है, इफ माई अंकल इनकंटिनेंस गेट बेटर शुड ही स्टॉप टेकिंग मेडिसिन? हाँ, एक बार इनकंटिनेंस अच्छा हो जाए तो मोस्टली पेशेंट को फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वही चालू रखना चाहिए, मेडिसिन बंद कर देना चाहिए। Similarly, another question है, Sam, can we stop therapy once the OAB symptoms are in control? तो उसमें अगर OAB सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है और आप जैसे डोज सेलिफिनासिन का 10 मिलीग्राम ले रहे हो तो उसको हाफ डोज करके 5 मिलीग्राम पे कीजिए और 1 मंथ वो लेने के बाद वो बंद कर सकते हैं। यूजुअली OAB जिसको बहुत ज़्यादा है उसको 1 मंथ से 3 मंथ्स तक की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जय प्रकाश कौशिक ने पूछा है, कैन मानसून इम्पैक्ट ऑन ओएबी? मानसून में यूजुअली ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वेदर की वजह से वैसे भी पेशेंट की फ्रीक्वेंसी, हर पर्सन की यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फिर ये रानी कुमारी ने पूछा है, हाउ क्विकली डू द मेडिकेशन टेक इफेक्ट? यूजुअली एंटी मस्कारिनिक्स या अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिसिन इमीडिएटली इफेक्ट करनी शुरू कर देती है और 2 या 3 दिन में उसकी पीक इफेक्ट आ जाती है। अगर मेडिसिन हम यूजुअली, काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो लो डेज में ले रहे हैं, अगर उससे उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है या कम बेनिफिट मिल रहा है तो डोज बढ़ाना चाहिए। सुधीर यादव ने पूछा है, व्हाट हर्ब इज गुड फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर? सो आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, यूजुअली कोई हर्ब ऐसा नहीं है जो एकदम इफेक्टिव है, टाइम टेस्टेड नहीं है। सो आई डोंट एडवाइज एनी हर्ब फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर। फिर एक क्वेश्चन है, कैन, रोशनी सेन ने पूछा, कैन वन डू एनीथिंग टू प्रिवेंट इनकंटिनेंस एज दे एज? वही सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। आफ्टरनून और इवनिंग के बाद लेस ड्रिंकिंग वाटर, जो भी इरिटेटिव यूरिनरी ब्लेडर के लिए वो फूड्स भी हम साइट्रस फ्रूट अवॉइड कर सकते हैं, लेस ड्रिंकिंग वाटर, वो सब करना चाहिए। हाँ, पंकज कौल ने पूछा है, डज ओबेसिटी ऑल्सो कॉज इनकंटिनेंस? Obesity itself will not cause incontinence, but obesity is a risk factor for incontinence. Usually, stress incontinence, जैसे मैंने पहले बताया, any condition in which there is increase in the intra-abdominal pressure also will cause more incontinence. So, obesity may be there is more chance of increase in the intra-abdominal pressure. So, it is a risk factor for incontinence. फिर पूनम ने पूछा, कैन ब्लेडर स्टोन कॉज इनकंटिनेंस? ब्लेडर स्टोन यूजुअली विल नॉट इटसेल्फ कॉज इनकंटिनेंस, बट ब्लेडर, अगर आपको अर्ज इनकंटिनेंस है या स्ट्रेस इनकंटिनेंस है तो एनी कंडीशन विच विल इरिटेट द ब्लेडर, जैसे इन्फेक्शन हो गया इन बिटवीन, आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया या यूरिनरी ब्लेडर में स्टोन हो गया और कोई पैथोलॉजी हो गई, तो उससे आपका जो अर्ज या स्ट्रेस इनकंटिनेंस है वो उसकी सीवियरिटी बहुत बढ़ जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आया है कि प्रेगनेंसी के बाद इनकंटिनेंस हो जाता है, क्या होता है? तो यूजुअली अगर सिजेरियन डिलीवरी से कम होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी या प्रोलॉन्ग लेबर है जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाता है फीमेल के, उनको आफ्टर डिलीवरी कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज 6 महीने तक करनी चाहिए। जो काफ़ी फीमेल्स कम कर रही है या नहीं करती है, उनको जैसे जैसे एज बढ़ती है पेल्विक फ्लोर मसल वीक होते हैं तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस बहुत कॉमन होते हैं। उनको
जैसे भी कोई भी कंडीशन आया जिसमें एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो यूरिन लीक हो जाएगा, तो कपड़े गीले हो जाएंगे, स्मेल आ जाएंगी, ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यू होता है। उनके लिए हमें उनको ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आया है कि मेरी लड़की है, उसको कंटिन्यूअस इनकंटिनेंस है, जैसे कि जन्म से ही यूरिन लीक हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है, जैसे उनका एक यूरेटर है, वो एक्टोपिक ओपनिंग होता है, वो यूरेटर ब्लेडर में खुलने की वजह से स्किन पे या कहीं एबनॉर्मल जगह पे खुला होता है, तो एक किडनी का यूरिन कंटिन्यूसली लीक होता है। उनको एनाटॉमिकल इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद हम ट्रीट करेंगे तो उनको सर्जरी से अच्छा हो जाता है। फिर देर इज अनदर क्वेश्चन कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस में सर्जरी के रिजल्ट कैसे है। जैसे कॉमनेस्ट अभी ट्रांस ऑब्चुरेटर स्लिंग सर्जरी आती है, जिसमें एक छोटा सा टेप 1 सेंटीमीटर थिकनेस का विथ का और 10 या 12 सेंटीमीटर का टेप हम यूरेथ्रा के मिड यूरेथ्रा के नीचे रखते हैं। 15 से 20 मिनट का डे केयर सर्जरी रहता है, तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, पेशेंट का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, उसको लीक बंद हो जाएगा, स्मेल नहीं आएगी, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। फिर अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ओवर। हाँ, दिनेश ने पूछा है सर, हाउ टू कंट्रोल यूरिनरी इनकंटिनेंस ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। सो अगर पेशेंट को यूरिनरी इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, काफ़ी पेशेंट जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं उनको बीच बीच में बस रुकती नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर का। तो उनको सबसे पहले तो जैसे ट्रैवलिंग के 2 घंटे पहले फ्लूइड इंटेक एकदम रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बहुत कम फ्लूइड लेना चाहिए। जैसे यूरिन प्रोडक्शन कम होगा तो ट्रैवलिंग के टाइम पे उनको यूरिन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। और ओवर एक्टिव ब्लीडर का वो ट्रीटमेंट ट्रैवल से पहले एक डोज ज़्यादा ले लेंगे तो भी उनको ये सिम्टम कम हो जाएंगे। फिर मोहित ने पूछा सर, आई टू ड्रिंक 4 to 5 liter water per day, but I am going to urine only 1 to 2 times a day. So is there any issue with my bladder? So इसमें ऐसा है मोहित कि अगर आप इतना ज़्यादा पानी पी रहे हो और दिन में 1 या 2 बार ही जा रहे हो, तो पहले तो आपको एक ब्लेडर डायरी मेंटेन करना चाहिए कि कितना यूरिन 1 या 2 बार में हो जाता है। अगर आपका 1 या 2 बार में मोर देन 500 लीटर या 600 लीटर से ज़्यादा यूरिन होता है तो एक लेजी ब्लेडर सिंड्रोम या वीक ब्लेडर सिंड्रोम करके आता है, जिसमें ब्लेडर के मसल बहुत वीक हो जाने से आपकी ब्लेडर की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, और आपको ब्लेडर बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने के बाद आप धीरे धीरे पूरा ब्लेडर खाली करने में भी टाइम लगता है। अगर ये कंडीशन है तो आपको ब्लेडर ट्रेनिंग का एक मेथड आता है, वो करने से आपको अच्छा हो जाएगा। फिर एक अनदर क्वेश्चन है, इज देयर एनी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद इनकंटिनेंस। अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म इनकंटिनेंस रहता है, सबसे पहले तो जो भी प्राइवेट पार्ट है उसके आजू बाजू की स्किन डिसीज बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, इचिंग और स्किन डिसीज के प्रॉब्लम रहते हैं। फिर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म में किडनी के पे भी असर हो जाता है।